रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को उस शांत सी जगह ले चलिए जहां सपने जन्म लेते हैं। आज रात मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो किसी बंद खिड़की के पीछे छुपे हुए सपनों के बारे में है। एक ऐसे सपने के बारे में जो अंधेरे में भी रोशनी की तरह चमकता रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि दीवारों के पीछे कितने सपने दम तोड़ देते हैं? कितनी आंखें रोज बंद खिड़कियों की ओर देखती हैं और सोचती हैं कि काश वो खुल जाती। आज की कहानी उसी काश के बारे में है, उसी उम्मीद के बारे में जो हार नहीं मानती। गुलशन नगर की संकरी गलियों में, जहां बिजली के तार मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए हैं और जहां बारिश का पानी छतों से टपक टपक कर छोटे छोटे तालाब बनाता है, वहीं एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे की खिड़की पिछले 20 सालों से बंद थी। न सिर्फ बंद थी, बल्कि उस पर इतनी परतें जमी हुई थीं कि लगता था जैसे समय ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। इस कमरे में रहता था अरुण। अरुण नाम था उसका, लेकिन अरुण का मतलब सूर्योदय होता है और उसकी जिंदगी में सूर्योदय कब का भूल गया था। 16 साल का अरुण, जिसकी उम्र में दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, किताबों में खो जाते हैं, दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं, वो हर सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने निकलता था। आज रात जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो शायद आप भी महसूस करें कि कैसे कभी कभी जिंदगी हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां हमारे सपने बंद खिड़कियों की तरह हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई उन खिड़कियों को खोलने की ठान लेता है? अरुण की मां कमला देवी रोज सुबह उसे जगाती थी। उठ जा बेटा, अखबार वाले बाबू गुस्से में हैं, देर हो रही है। और अरुण, जिसकी आंखों में नींद का नशा अभी भी तैर रहा होता था, धीरे धीरे उठता था। वो उस बंद खिड़की की तरफ देखता था जैसे कोई राही किसी बंद रास्ते की तरफ देखता है, और फिर अपना झोला उठाकर घर से निकल जाता था। लेकिन इस कहानी में जो खास बात है वो ये है कि अरुण के मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसकी परिस्थितियों से कहीं बड़ा था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। हां, डॉक्टर, न सिर्फ अपनी बीमार मां का इलाज करने के लिए, बल्कि था न सभी लोगों की मदद करने के लिए जो उसकी तरह गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पाते। तो चलिए, आज रात मैं आपको अरुण की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि सपने कभी मरते नहीं, वो सिर्फ बंद खिड़कियों के पीछे छुप जाते हैं, इस इंतजार में कि कोई आएगा और उन्हें खोल देगा। सुबह के 4 बजे का वक्त, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब चांद अभी भी आसमान में टंगा होता है और तारे धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं, तब अरुण का दिन शुरू होता था। उसके घर में न तो अलार्म घड़ी थी, न ही मोबाइल फोन। उसकी मां का खांसी का दौरा ही उसकी अलार्म थी। खांसी, खांसी, अरुण बेटा, पानी। कमला देवी की आवाज दुआताए रात की खामोशी में गूंजती थी। अरुण तुरंत उठ जाता था, मां को पानी पिलाता था और फिर चुपचाप तैयार होने लगता था। वो जानता था कि दवाइयों का पैसा अखबार बेचने से ही आएगा। गुलशन नगर की सड़कें सुबह के वक्त एक अलग ही रूप धारण करती थीं। सफाई वाले अपने झाड़ू से सड़क को साफ कर रहे होते थे, कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे होते थे और कुछ लोग मंदिर की तरफ जा रहे होते थे। अरुण इन सब के बीच अपनी साइकिल चलाता हुआ अखबार एजेंसी की तरफ जाता था। अखबार एजेंसी का मालिक शर्मा जी एक मोटा आदमी था जो हमेशा गुस्से में रहता था। देर हो गई अरुण, देखते नहीं दूसरे लड़के कब के आ गए। अब जल्दी जल्दी अखबार बांटो और ध्यान रहे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरुण चुपचाप अपने हिस्से के अखबार उठाता था। उसकी साइकिल की टोकरी में तकरीबन 100 अखबार होते थे। उसे इन्हें अलग अलग मोहल्लों में बांटना होता था। कभी कभी वो सोचता था कि इन अखबारों में कितनी खबरें होती हैं, कितने लोगों की कहानियां होती हैं, लेकिन उसकी अपनी कहानी कौन पढ़ेगा। साइकिल चलाते समय अरुण अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचता था। वो सोचता था कि एक दिन वो भी उन बड़े अस्पतालों में जाएगा, सफेद कोट पहनेगा और लोगों की जान बचाएगा। लेकिन फिर वो अपनी परिस्थिति देखता था
और उसका दिल बैठ जाता था। अरुण के पिता की मौत तब हुई थी जब वो केवल 10 साल का था। दिल का दौरा। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाते, लेकिन पैसे की कमी की वजह से देर हो गई थी। उसी दिन अरुण की ये खटाइट है। मन में डॉक्टर बनने का सपना जगा था। अखबार बांटने के बाद अरुण स्कूल जाता था। गवर्नमेंट स्कूल, जहां फीस तो नहीं थी, लेकिन किताबों का खर्चा था, कॉपी पेन का खर्चा था, यूनिफॉर्म का खर्चा था। अरुण के पास केवल 2 यूनिफॉर्म थे जिन्हें वो रोज धो धोकर पहनता था। स्कूल में अरुण का एक ही दोस्त था, राहुल। राहुल भी गरीब परिवार से था, लेकिन उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। यार अरुण, तू रोज इतनी मेहनत करता है, कभी खेलने का भी मन नहीं करता क्या? राहुल अक्सर पूछता था। अरुण मुस्कुराकर जवाब देता था, राहुल, खेलने का मन तो करता है, लेकिन मां की दवाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? और फिर मुझे तो पढ़ाई भी करनी है ना। स्कूल की साइंस टीचर सुमित्रा मैडम अरुण की होशियारी देखकर हैरान रह जाती थीं। अरुण, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, अगर तुम मेडिकल की पढ़ाई करो तो जरूर कामयाब होगे। लेकिन जब उन्होंने कोचिंग फीस के बारे में बताया तो अरुण की आंखों में जो उम्मीद थी वो बुझ गई। घर आकर अरुण अपनी मां को खाना परोसता था। कमला देवी को टीबी की बीमारी थी, जिससे वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बेटा, तू बहुत मेहनत करता है, काश तेरे बाप जिंदा होते तो तेरी पढ़ाई की चिंता ना होती। अरुण हमेशा कहता था, मां, चिंता मत करो, मैं पढ़ूंगा और डॉक्टर बनूंगा, फिर तुम्हारा इलाज करूंगा और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रात को जब सारे काम निपटाकर अरुण पढ़ने बैठता था तो मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में वो अपनी किताबें खोलता था। उस बंद खिड़की के सामने बैठकर, जो कभी नहीं खुलती थी, वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता था। वो सोचता था कि एक दिन इस खिड़की से रोशनी आएगी, उम्मीद आएगी और उसका सपना साकार होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जो हुआ उससे अरुण की दुनिया हिल गई। सुबह जब अरुण अखबार एजेंसी पहुंचा तो शर्मा जी का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था। उसके पास खड़े थे 2 नए लड़के जो अरुण से उम्र में छोटे लग रहे थे। अरुण के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। अरुण, यहां आओ, शर्मा जी ने कड़क आवाज में कहा। देखो, ये 2 नए लड़के आए हैं, इन्हें काम चाहिए। तुम्हारा इलाका इनमें से एक को देना पड़ेगा। तुम्हें अब सिर्फ आधे कैद है, अखबार मिलेंगे, यानी आधी तनख्वाह। अरुण को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। आधी तनख्वाह का मतलब था मां की दवाइयों में कमी, घर के खर्च में कटौती और सबसे बुरी बात, स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठाना और भी मुश्किल हो जाना। लेकिन साहब, मैं तो बीते 2 सालों से यहां काम कर रहा हूं, कभी कोई शिकायत भी नहीं आई, मेहनत भी पूरी करता हूं। अरुण की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। देखो लड़के, ये बिजनेस है, यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं। ये नए लड़के कम पैसे में काम करने को तैयार हैं। अगर काम चाहिए तो यही शर्त है, नहीं तो दरवाजा खुला है। शर्मा जी की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। अरुण के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सिर झुकाकर आधे अखबार उठाए और निकल गया। साइकिल चलाते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, न सिर्फ पैसों की वजह से, बल्कि इस बात से भी कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। उस दिन स्कूल में अरुण का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। सुमित्रा मैडम ने नोटिस किया कि अरुण आज बहुत परेशान लग रहा है। क्लास के बाद उन्होंने अरुण को बुलाया। अरुण, तुम आज बहुत चुप हो, क्या बात है? घर में कोई समस्या है? सुमित्रा मैडम का स्वर चिंता से भरा था। अरुण ने अपनी सारी परेशानी बताई, अपनी आधी हो गई तनख्वाह के बारे में, मां की बिगड़ती तबीयत के बारे में और सबसे बड़ी बात, अपने डॉक्टर बनने के सपने के धुंधले होते जाने के बारे में। सुमित्रा मैडम कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, अरुण, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। मैं तुम्हें मुफ्त में पढ़ाने को तैयार हूं। शाम को तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें मेडिकल की तैयारी कराऊंगी। अरुण की आंखों में एक चमक आई, लेकिन फिर उसे याद आया
कि शाम को उसे मां की देखभाल भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है और दिन भर की थकान के बाद पढ़ने की एनर्जी भी नहीं बचती। मैडम, आपकी बहुत मेहरबानी है, लेकिन मेरी मां बीमार हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है और अब आधी तनख्वाह में कुछ और काम भी ढूंढना पड़ेगा। घर पहुंचकर अरुण ने मां को सब कुछ बताया। कमला देवी की खांसी आज पहले से भी ज्यादा तेज थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें बेहतर दवाइयों की जरूरत है, लेकिन वो महंगी हैं। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, कमला देवी ने कहा। लेकिन अरुण जानता था कि मां केवल उसकी खातिर ये कह रही हैं। अगले कुछ दिनों में अरुण ने और काम ढूंढने की कोशिश की। वो शाम को एक छोटी दुकान में काम करने लगा, जहां उसे पैकेट्स पैक करने का काम मिला। अब उसका दिन सुबह 4 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक चलता था। राहुल ने देखा कि अरुण दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उसकी आंखों के नीचे कालिमा छा गई थी और वो क्लास में अक्सर सो जाता था। यार अरुण, तू अपनी जान निकाल रहा है, इतना काम मत कर, कुछ और रास्ता निकालते हैं, राहुल ने चिंता जताई। कौन सा रास्ता राहुल? मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अरुण ने हताश होकर कहा। एक दिन जब अरुण दुकान में काम कर रहा था, उसने देखा कि दुकान का मालिक किसी अमीर आदमी के साथ बात कर रहा है। वो आदमी कह रहा था कि उसे अपने बेटे के लिए एक होशियार लड़के की जरूरत है जो उसके साथ पढ़े और उसके होमवर्क में मदद करे। अरुण के मन में एक विचार आया, शायद ये उसके लिए एक अवसर हो। वो उस आदमी के पास गया और अपनी बात रखी। उस आदमी ने अरुण से कुछ सवाल पूछे और उसकी होशियारी देखकर वो प्रभावित हुआ। ठीक है लड़के, तुम कल से मेरे घर आना, मेरे बेटे विकास को पढ़ाना होगा, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। अरुण खुश हो गया, लगा जैसे उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यहां उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। विकास अग्रवाल की हवेली गुलशन नगर से बिल्कुल अलग दुनिया थी। बड़े बड़े कमरे, एयर कंडीशनर, महंगे सोफे और दीवारों पर लगी तस्वीरें। जब अरुण पहली बार वहां गया तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। ये वो दुनिया थी जिसके बारे में वो केवल सपने देखता था। विकास 16 साल का था, अरुण की ही उम्र का, लेकिन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर था। विकास के पास अपना अलग कमरा था जिसमें कंप्यूटर था, किताबों से भरी अलमारी थी और सबसे अच्छी बात, एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे बगीचे का नजारा दिखता था। तुम मुझे पढ़ाओगे? विकास ने पहली मुलाकात में ही तुच्छ भाव से पूछा। तुम्हारी पढ़ाई कहां से हुई है? मैं गवर्नमेंट स्कूल में डरता हूं, अरुण ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन मैं अच्छे नंबर लाता हूं, विकास हंसा। गवर्नमेंट स्कूल, वहां क्या पढ़ाते हैं? खैर, देखते हैं तुम कितना जानते हो। शुरुआत के कुछ दिन अरुण के लिए बहुत कठिन थे। विकास की मां श्रीमती अग्रवाल हमेशा अरुण को शक की नजर से देखती थीं। वो चाहती थीं कि अरुण घर आकर सीधा विकास के कमरे में जाए, पढ़ाए और चला जाए तब आ जाए, कोई और कमरे में न जाए, कुछ और न छुए। लेकिन अरुण के लिए सबसे कठिन बात यह थी कि विकास पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता था। वो अपने फोन में गेम्स खेलता रहता था या फिर अरुण से कहता था कि वो उसके होमवर्क कर दे। यार अरुण, तुम तो इतना अच्छा लिखते हो, ये गणित के सवाल कर दो ना, मैं तो समझूंगा भी नहीं, विकास रोज यही कहता था। अरुण के लिए यह एक नैतिक द्वंद था। एक तरफ उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, दूसरी तरफ वो जानता था कि दूसरे के होमवर्क करना गलत है। लेकिन जब उसे मां की दवाइयों का पैसा चाहिए होता था तो वो मजबूरी में विकास का काम कर देता था। एक दिन अरुण घर से जल्दी निकला था क्योंकि मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। अस्पताल का खर्च सोचकर ही अरुण का दिल बैठ गया था। उस दिन जब वो विकास के घर पहुंचा तो देर हो चुकी थी। विकास के पापा श्री अग्रवाल बहुत गुस्से में थे। यह क्या तरीका है? हमने तुम्हें काम पर रखा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। अगर समय पर नहीं आ सकते तो साफ कह दो। सर, मुझे माफ करिए,
मेरी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अरुण ने अपनी बात कहने की कोशिश की। हर किसी के पास बहाने होते हैं। हमें तुम्हारी निजी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। काम चाहिए तो डिसिप्लिन से करो। उस रात अरुण अपने कमरे में बैठा था, उस बंद खिड़की के सामने। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी, पैसों की किल्लत थी और ऊपर से इस तरह की अपमानजनक बातें सुननी पड़ रही थीं। वो सोच रहा था कि क्या उसके सपने वाकई पूरे हो पाएंगे। अचानक उसे याद आया कि आज स्कूल में सुमित्रा मैडम ने मेडिकल एंट्रेंस के बारे में बताया था। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख अगले महीने तक थी। फॉर्म फीस 5,000 का अच्छा था, 8 रुपए थी। अरुण के लिए यह राशि पहाड़ के समान लग रही थी। उसने मन ही मन गिनती की। अखबार बांटने से महीने में 2,000 मिलते थे, विकास को पढ़ाने से 3,000 और दुकान के काम से 1,500, कुल 6,500। इसमें से मां की दवाइयां, घर का राशन और दूसरे खर्चे निकालने के बाद बचता ही क्या था। अगले दिन अरुण ने राहुल को अपनी परेशानी बताई। राहुल ने सुझाव दिया कि वो अपने पिता से बात करे, शायद वो कुछ पैसे उधार दे दें। लेकिन अरुण जानता था कि राहुल के पिता भी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। यार अरुण, तू हार मत मान, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तेरे जैसा होशियार लड़का अगर डॉक्टर नहीं बन सकता तो यह दुनिया ही गलत है। राहुल ने उसका हौसला बढ़ाया। उस शाम जब अरुण विकास को पढ़ा रहा था तो विकास ने कुछ ऐसा कहा जिसने अरुण के दिल को हिला दिया। यार अरुण, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। तुम तो हमेशा ऐसे ही काम करते रहोगे। गरीब लोगों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर थोड़े ही बनते हैं। इन शब्दों ने अरुण के दिल में तीर की तरह चुभे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपनों पर कुल्हाड़ी मार दी हो। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक आग जली। वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा कि विकास जैसे लोगों की सोच बदल जाए। रात को घर आकर अरुण ने अपनी मां से कहा, मां, मैं जरूर डॉक्टर बनूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कमला देवी ने बेटे के चेहरे पर दृढ़ता देखी। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जो भी करना चाहता है कर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अरुण नहीं जानता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होने वाला है। अगली सुबह जब अरुण अखबार बांटकर वापस आया तो उसे गली में भीड़ लगी दिखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भीड़ वो साथ दिया उसके घर के सामने थी। वो दौड़ता हुआ अंदर गया और देखा कि उसकी मां बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। अरुण बेटा, तुम्हारी मां का दम घुट रहा था, हमने एम्बुलेंस को फोन किया है, पड़ोसी आंटी ने घबरा कर कहा। अरुण के हाथ पैर कांपने लगे। मां की सांस बहुत तेज चल रही थी और उनके होंठ नीले पड़ गए थे। एम्बुलेंस आई और कमला देवी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। को फेंक गए थे। रेशन की फीस 50,000 रुपए है। एडवांस में 25,000 जमा करने होंगे, तब हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, डॉक्टर ने बेरुखी से कहा। 25,000 रुपए। अरुण के लिए यह रकम एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी थी। उसकी जेब में केवल 500 रुपए थे। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया, डॉक्टर साहब, प्लीज पहले ऑपरेशन कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, मेरी मां मर जाएंगी। देखो लड़के, यह अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं। पहले पैसे फिर इलाज, यह हमारी नीति है। डॉक्टर का व्यवहार पत्थर जैसा था। अरुण पागलों की तरह इधर उधर दौड़ा। उसने हर उस आदमी से मदद मांगी जिसे वो जानता था। अखबार एजेंसी के शर्मा जी से, दुकान के मालिक से, स्कूल के टीचर से। लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे या फिर वो देने को तैयार नहीं थे। अंत में उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, श्री अग्रवाल से मदद मांगना। वो जानता था कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मां की जान के आगे उसकी इज्जत कुछ नहीं थी। अरुण अग्रवाल जी के घर पहुंचा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े गंदे थे और चेहरे पर पूरी रात की परेशानी साफ दिख रही थी। गेट पर चौकीदार ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। साहब व्यस्त हैं, कल आना।
भाई साहब प्लीज, मेरी मां मर रही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अरुण रो पड़ा। आखिरकार अग्रवाल जी बाहर आए। अरुण ने अपनी पूरी स्थिति बताई। उसने कहा कि वो पैसे वापस करेगा, चाहे उसे जिंदगी भर काम करना पड़े। अग्रवाल जी ने उसकी बात सुनी, फिर थोड़ी देर सोचकर कहा, देखो अरुण, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें विकास की आगे की पूरी पढ़ाई में मदद करनी होगी, उसके सारे एग्जाम, होमवर्क, प्रोजेक्ट, सब कुछ। और हां, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरुण समझ गया कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब नकल कराना, दूसरे के नाम से काम करना। यह सब गलत था, लेकिन मां की जान दांव पर थी। जी हां सर, मैं करूंगा, अरुण ने सिर झुकाकर कहा। अग्रवाल जी ने पैसे दिए और कमला देवी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अरुण के दिल पर एक धब्बा लग गया था। उसे लगता था कि उसने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। अगले कुछ महीनों में अरुण ने वो सब कुछ किया जिसका वादा किया था। विकास के नाम से एग्जाम दिए, प्रोजेक्ट तैयार किए, होमवर्क किए। विकास के ग्रेड बेहतर होने लगे और अग्रवाल जी खुश थे। लेकिन स्कूल में अरुण के अपने ग्रेड गिरने लगे। इतना काम करने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। सुमित्रा मैडम ने इसे नोटिस किया। अरुण, तुम्हारे मार्क्स इस बार बहुत कम आए हैं, क्या बात है? मेडिकल की तैयारी कैसी चल रही है? अरुण के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि वो अपने सपने से दूर होता जा रहा है, लेकिन वो मजबूर था। एक दिन स्कूल में एक सरप्राइज टेस्ट हुआ। अरुण बुरी तरह फेल हो गया। उसी दिन शाम को विकास का भी एक टेस्ट था, जिसमें अरुण ने विकास के नाम से उत्तर लिखे और वो पास हो गया। राहुल ने अरुण से पूछा, यार, तू इतना बदल क्यों गया है? तेरी पढ़ाई का क्या हुआ? मेडिकल का फॉर्म भरा कि नहीं? अरुण चुप रह गया। मेडिकल का फॉर्म भरने के लिए जो पैसे चाहिए थे, वो अभी भी नहीं जुटा पाया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं था। उस रात जब अरुण घर आया, तो मां ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी दुनिया हिल गई। बेटा, मैं जानती हूं तूने मेरी जान बचाने के लिए क्या किया है। अग्रवाल जी की पत्नी आज मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने सब कुछ बताया। अरुण का गला सूख गया। मां, नहीं बेटा, तू मुझसे झूठ मत बोल। मैं जानती हूं तूने गलत काम किए हैं मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू अपने सपनों का कत्ल करे। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर मेरी जान के बदले तेरे सपने मर जाएं, तो मैं जिंदा रहकर भी मर चुकी हूं। उस रात अरुण को नींद नहीं आई। वो उस बंद खिड़की के सामने बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मां सही कह रही थी। वो अपने सिद्धांतों से भटक गया था, लेकिन अब वापस लौटने का रास्ता क्या था? अचानक उसे एक बात याद आई। पिछले साल एक एनजीओ स्कूल आया था, जो मेधावी गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता था। शायद वो वहां से मदद मांग सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना होगा। अगले दिन अरुण ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली सुबह अरुण ने एक कठिन फैसला लिया। वो सीधे अग्रवाल जी के घर गया और उनसे कहा कि वो अब विकास के लिए गलत काम नहीं कर सकता। सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पीटर मेरी मान पके देखा कि जान बचाई है, लेकिन मैं अब यह गलत काम नहीं कर सकता। मैं आपके पैसे वापस करूंगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी लग जाए। अग्रवाल जी बहुत गुस्सा हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। सर, मदद के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन गलत काम करके मैं न तो आपकी सच्ची मदद कर रहा हूं, न विकास की और न अपनी। अरुण ने विकास से भी बात की। विकास, तुम होशियार हो, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं तुम्हें सच्ची पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। विकास पहले तो नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने अरुण की ईमानदारी देखी। यार अरुण, तुम सच में अलग हो।
ठीक है, मैं भी मेहनत करके देखता हूं। अरुण ने स्कूल जाकर सुमित्रा मैडम से बात की। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी, मां की बीमारी से लेकर अग्रवाल जी के साथ हुए समझौते तक। अरुण, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन परिस्थिति को समझते हुए मैं कहूंगी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब हमें देखना है कि आगे का रास्ता क्या है। सुमित्रा मैडम ने अरुण को बताया कि उनके एक दोस्त डॉ शर्मा एक एनजीओ चलाते हैं जो गरीब मेधावी बच्चों की मदद करता है। मैं उनसे तुम्हारी बात करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा। अगले दिन डॉ शर्मा स्कूल आए। उन्होंने अरुण का एक टेस्ट लिया, गणित, साइंस एंड जनरल नॉलेज के सवाल। अरुण ने बहुत अच्छे नंबर लाए। अरुण, तुम्हारी प्रतिभा देखकर मैं प्रभावित हूं। हमारा एनजीओ तुम्हारी मेडिकल की तैयारी का पूरा खर्च उठाएगा। कोचिंग फीस, किताबें, एग्जाम फीस, कबूतर, सब कुछ। अरुण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन डॉ शर्मा ने एक शर्त रखी, तुम्हें हमारे साथ मिलकर दूसरे गरीब बच्चों को भी पढ़ाना होगा, हर सप्ताह 3 घंटे। अरुण के लिए यह सुनहरा मौका था। वो तुरंत तैयार हो गया। अब उसके पास एक कोचिंग क्लास में पढ़ने का मौका था, अच्छी किताबें थीं और सबसे बड़ी बात, एक उम्मीद थी। अरुण ने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह अखबार बांटना, फिर स्कूल, शाम को कोचिंग और रात को दूसरे बच्चों को पढ़ाना। हां, वो अभी भी विकास को पढ़ाता था, लेकिन अब ईमानदारी से। महीनों की मेहनत के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का दिन आया। अरुण, तुम पास हो गए, तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में है। उस दिन गुलशन नगर की उस छोटी सी गली में जश्न मनाया गया। पड़ोसी, दुकानदार, स्कूल के बच्चे सभी अरुण की कामयाबी पर खुश थे। वो लड़का जो सुबह शाम अखबार बांटता था, आज डॉक्टर बनने का सपना साकार कर रहा था। कमला देवी ने बेटे को गले लगाया। बेटा, आज तेरे पापा होते तो कितने खुश होते। तूने साबित कर दिया कि गरीबी कोई सजा नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे पार किया जा सकता है। अरुण ने अपने कमरे की उस बंद खिड़की की तरफ देखा। आज उसे लगा जैसे वो खिड़की खुल गई हो, उसमें से उम्मीद की रोशनी आ रही हो। मेडिकल कॉलेज जाने से पहले अरुण ने अग्रवाल जी से मुलाकात की। सर, आपका कर्ज मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास अब अपने दम पर अच्छे नंबर ला रहा है। अग्रवाल जी ने मुस्कुराकर कहा, अरुण, तुमने मुझे और विकास को एक अच्छा सबक सिखाया है। पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, तुम आगे जाकर जितने लोगों की मदद करोगे, वो ही मेरा पैसा वापस होना है। अरुण ने अपने एनजीओ के साथ मिलकर गुलशन नगर में एक छोटा सा फ्री मेडिकल कैंप लगवाया। उस दिन उसने देखा कि कैसे सैकड़ों गरीब लोग इलाज के लिए तरस रहे थे। उसने मन में ठान लिया कि वो ऐसे ही लोगों की सेवा करेगा। आज अरुण डॉक्टर बनने की राह पर था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 5 साल बाद डॉई अरुण कुमार आज एक सफल डॉक्टर था। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की थी, बल्कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर काम भी कर रहा था। लेकिन उसकी असली खुशी इस बात में थी कि वो हर महीने गुलशन नगर में फ्री मेडिकल कैंप लगाता था। आज फिर से वो उसी छोटे से कमरे में आया था जहां कभी उसका बचपन बीता था। वो खिड़की अब खुली थी, उसमें से सुनहरी धूप आ रही थी और बाहर बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। कमला देवी अब पूरी तरह से ठीक थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो बेटे की कामयाबी देखकर मांओं के चेहरे पर आती है। बेटा, आज देख कि तेरी वजह से कितने बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। अरुण ने अपने एनजीओ के साथ मिलकर गुलशन नगर में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली थी, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। आज उसी लाइनअप उठाए थे। लाइब्रेरी में वो 20 बच्चों को पढ़ा रहा था। डॉक्टर भैया, क्या हम भी आपकी तरह डॉक्टर बन सकते हैं? एक छोटी बच्ची प्रिया ने पूछा। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में सपने चमक रहे थे। बिल्कुल बन सकती हो प्रिया, बस मेहनत करनी होगी और हार नहीं माननी होगी। मैं भी तो तुम्हारी तरह इसी गली से निकला हूं। उस दिन शाम को जब अरुण घर जा रहा था,
तो रास्ते में उसे विकास मिला। अब विकास एक इंजीनियर था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। यार अरुण, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तूने मुझे सच्ची पढ़ाई न कराई होती तो मैं आज भी वही आलसी लड़का होता, विकास ने कहा। अब मैं भी अपनी कंपनी से गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिलवाता हूं। राहुल अब एक टीचर बन गया था और वो भी अरुण के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाता था। यार, जब मैं तुझे देखता हूं तो लगता है कि सच में इरादे नेक हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एक दिन अरुण को पता चला कि सुमित्रा मैडम रिटायर हो रही हैं। उन्होंने अपनी अंतिम क्लास में अरुण को बुलाया था। अरुण, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। तुमने सिखाया कि एक टीचर का असली मकसद क्या होता है। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, आपने ही तो मुझ में विश्वास रखा था। आपके बिना यह सब संभव नहीं था। आज अरुण के पास एक अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, बैंक में पैसे थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत वो खुशी थी जो उसे गरीब मरीजों का इलाज करते समय मिलती थी। हर रविवार अरुण गुलशन नगर आता था। आज भी वो आया था। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे। उनमें से कुछ अखबार बेचने वाले थे, कुछ के माता पिता मजदूरी करते थे, कुछ के घर में बीमार लोग थे, लेकिन सभी की आंखों में सपने थे। प्रिया अब 10वीं क्लास में थी और टॉप कर रही थी। डॉक्टर भैया, मैंने भी मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी है। आप मेरे रोल मॉडल हैं। अरुण ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी और फिर तुम भी यहीं आकर दूसरे बच्चों की मदद करोगी। आज अरुण को एक खबर मिली थी कि गुलशन नगर में एक बड़ी कंपनी मॉल बनाना चाहती है। इसके लिए यहां के गरीब लोगों को बेदखल करना पड़ेगा। अरुण ने तय किया कि वो इसके खिलाफ लड़ेगा। ये वो जगह है जहां मेरे सपने जन्मे थे। यहां के बच्चों के सपनों को किसी और की लालच की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। अरुण ने मन में संकल्प लिया। अरुण ने एक आरटीआई फाइल की, मीडिया से संपर्क किया और लोगों को जागरूक बनाया। उसके साथ विकास, राहुल और कई दूसरे लोग जुड़ गए। महीनों की लड़ाई के बाद वो जीत गए। न सिर्फ मॉल का प्रोजेक्ट रुक गया, बल्कि सरकार ने यहां एक अच्छा स्कूल और हेल्थ सेंटर बनवाने का ऐलान किया। शाम को जब अरुण अपने पुराने कमरे में बैठा था तो उसे लगा कि वो बंद खिड़की अब हमेशा के लिए खुल गई है। न सिर्फ उसके लिए, बल्कि सैकड़ों दूसरे बच्चों के लिए भी। कमला देवी ने बेटे के पास आकर कहा, बेटा, आज तेरे पापा का सपना भी पूरा हो गया। उन्होंने हमेशा कहा था कि हमारा बेटा समाज के लिए कुछ करेगा। रात में अरुण ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि सपने कभी मरते नहीं, वो सिर्फ बंद खिड़कियों के पीछे छुप जाते हैं। और जब हमारा इरादा पक्का हो जाता है तो वो खिड़कियां खुल जाती हैं और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। अरुण जानता था कि उसका संघर्ष अभी भी जारी है। समाज में अभी भी बहुत सारी बंद खिड़कियां हैं जिन्हें खोलना है, लेकिन अब उसके पास साहस था, अनुभव था और सबसे बड़ी बात, उम्मीद थी। और इस तरह अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी बंद खिड़कियां हों, कितने भी अंधेरे कमरे हों, अगर हमारे सपने जिंदा हैं तो एक न एक दिन वो जरूर पूरे होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सामने भी कोई बंद खिड़की है, कोई ऐसा रास्ता जो आपको बंद लगता है? अरुण की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बंद खिड़की के पीछे एक नया संसार छुपा होता है। गुलशन नगर आज भी वैसा ही है। वही संकरी गलियां, वही छोटे छोटे मकान, लेकिन अब वहां उम्मीद की एक नई हवा बहती है। बच्चे अब सिर्फ खेलकूद में नहीं, बल्कि किताबों में भी खो जाते हैं। मां बाप अब अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करते हैं। अरुण का वो छोटा सा कमरा अब एक संग्रहालय बन गया है। वहां अरुण की पुरानी किताबें रखी हैं, उसकी डायरी है और सबसे खास बात, वो खिड़की है जो अब हमेशा खुली रहती है। हर दिन कोई ना कोई बच्चा वहां आकर उस खिड़की से बाहर देखता है और सपने बुनता है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज भी हमारे आसपास हजारों अरुण हैं। कोई अखबार बेचता है, कोई चाय बनाता है, कोई सब्जी बेचता है, लेकिन उनके मन में भी वही सपने हैं जो अरुण के थे।
कभी कभी हमें लगता है कि गरीबी एक श्राप है, लेकिन अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी एक परिस्थिति है, कोई अंतिम फैसला नहीं। ये एक चुनौती है जिसे पार किया जा सकता है। आज जब अरुण अपने अस्पताल में किसी गरीब मरीज का इलाज करता है तो उसे अपने बचपन की याद आती है। जब वो किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दिलाता है तो उसे सुमित्रा मैडम की याद आती है। जब वो अपनी मां को खुश देखता है तो उसे एहसास होता है कि सारा संघर्ष सफल रहा। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सपना है तो उसे मरने मत दीजिए। चाहे आपके सामने कितनी भी बंद खिड़कियां हों, याद रखिए कि हर खिड़की में एक कुंडी होती है। बस उस कुंडी को खोलने का सही तरीका ढूंढना होता है। अरुण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ अपना भला करना नहीं है। असली कामयाबी तब है जब आपकी सफलता से दूसरों को भी फायदा हो, जब आप दूसरों की बंद खिड़कियां खोलने में मदद करें। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखिए। अगर वो बंद है तो उसे खोल दीजिए। फ्रेश हवा अंदर आने दीजिए और अपने सपनों को भी वैसी ही फ्रेश हवा देने का वादा करिए। याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मौका होता है और हर सपना एक नई संभावना होता है। रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल को एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार कीजिए जो शायद आपके अंदर कहीं दबी हुई है। आज की रात हम बात करेंगे उन सपनों की जो अधूरे रह जाते हैं, उन चाहतों की जो दिल में दर्द बनकर रह जाती हैं और उस उम्मीद की जो अंधेरे में भी एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह जलती रहती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं जिनकी आंखों में सितारे होते हैं लेकिन हाथों में सिर्फ मिट्टी। उनके सपने आसमान छूना चाहते हैं लेकिन पैर जमीन पर बंधे होते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है, राजू की। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, महुआ गांव। यहां की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी जो बारिश के बाद और भी गहरी हो जाती थी। इसी गांव के एक टूटे फूटे घर में राजू रहता था अपनी बूढ़ी मां के साथ। उसकी उम्र महज 22 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक 40 साल के आदमी जैसी गंभीरता थी। राजू के पिता जब वो 10 साल का था तभी गुजर गए थे। तब से वो और उसकी मां 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। दिन में वो खेतों में मजदूरी करता, शाम को ईंट भट्टे पर काम करता और रात को वो अपनी एक पुरानी किताब निकालता और लालटेन की धुंधली रोशनी में पढ़ता। हां, राजू का एक सपना था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। बचपन में जब उसके पिता बीमार पड़े थे और गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, तब उसने तय किया था कि वो बड़ा होकर अपने गांव के लोगों का इलाज करेगा। लेकिन सपने और हकीकत के बीच कभी कभी इतनी बड़ी खाई होती है कि पार करना नामुमकिन लगता है। मां, एक दिन मैं पक्का डॉक्टर बनूंगा, राजू कहता था अपनी मां से। हां बेटा, जरूर बनेगा, भगवान सबकी सुनता है, मां कहती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक दुख छुपा रहता था। वो जानती थी कि पैसे बिना पढ़ाई कैसे होगी। गांव के बाकी लड़के राजू का मजाक उड़ाते थे। अरे राजू, तू डॉक्टर बनेगा, पहले अपना पेट भर तो ले, वो कहते और हंसते। लेकिन राजू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। हर रोज वो काम से थका हुआ घर आता, लेकिन पढ़ाई छोड़ता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक बायोलॉजी की किताब थी जो उसे पास के स्कूल के मास्टर जी से मिली थी। रातों को जब पूरा गांव सो जाता, राजू अपनी पढ़ाई में खो जाता। झिंगुरों की आवाज में उसे अपने सपनों की आवाज सुनाई देती थी। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन हालात बहुत छोटे? तो आज की यह कहानी आपको जरूर छुएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजू का दिन शुरू हो जाता था। अभी भी अंधेरा होता था जब वो घर से निकलता खेतों की तरफ। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती
और वो गहरी सांस लेकर अपने दिन की शुरुआत करता। मुंशी जी के खेत में काम करना आसान नहीं था। वो एक कठोर आदमी था जो मजदूरों से भैंस की तरह काम लेता था। दिन भर धूप में काम करने के बाद राजू को मिलते थे सिर्फ 80 रुपए। इन्हीं पैसों से उसे और उसकी मां को गुजारा करना होता था। राजू, जल्दी कर, धान का गट्ठा उठाकर गोदाम में रख, मुंशी जी चिल्लाते रहते। राजू चुपचाप काम करता रहता। उसकी पीठ में दर्द होता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। हर छाले में उसे अपने सपने की एक सीढ़ी दिखती थी। दोपहर का खाना खेत में ही खाना होता था। राजू अपने कपड़े में बांधकर लाए 2 रोटी और नमक निकालता। बाकी मजदूर अपना खाना खाकर पेड़ की छांव में सो जाते, लेकिन राजू अपनी जेब से वो पुरानी किताब निकालता और पढ़ने लगता। ये राजू क्या करता रहता है हमेशा? एक मजदूर ने दूसरे से पूछा। पागल है ये, सोचता है डॉक्टर बनेगा, दूसरे ने जवाब दिया और दोनों हंस पड़े। लेकिन राजू को कुछ सुनाई नहीं देता था। वो पढ़ता रहता था। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हर लाइन उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था। शाम होते होते खेत का काम खत्म हो जाता। राजू घर आकर जल्दी से कुछ खाता और फिर निकल जाता ईंट भट्टे पर। रात की पाली में काम करने से उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलते थे। भट्टे की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो जाता था। धुआं आंखों में जलन पैदा करता था, लेकिन राजू को लगता था कि यह सब उसके सपनों की कीमत है। राजू, बेटा, तू बहुत काम कर रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, उसकी मां रोज कहती थी। मां, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होता मैं आराम नहीं कर सकता, राजू जवाब देता था। उसकी मां की आंखों में गर्व था, लेकिन चिंता भी थी। वो देखती थी कि उसका बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने तो जिंदगी भर भी नहीं जुट सकते। एक दिन राजू खेत से घर आ रहा था कि उसे रास्ते में गांव के स्कूल के मास्टर जी मिले। श्याम सिंह जी एक अच्छे इंसान थे जो गरीब बच्चों की मदद करते रहते थे। राजू, कैसे हो बेटे? मास्टर जी ने पूछा। ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? राजू ने अदब से जवाब दिया। मैंने सुना है तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। जी हां सर, लेकिन राजू की आवाज में हिचकिचाहट थी। लेकिन क्या बेटे, पैसों की चिंता है? राजू ने सिर हिलाया। मास्टर जी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। देखो बेटे, जहां चाह है वहां राह है, तुम पढ़ाई जारी रखो, मैं कुछ सोचता हूं। उस रात राजू को नींद नहीं आई। मास्टर जी की बात उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या सच में उसके सपने पूरे हो सकते हैं? क्या वो वाकई एक दिन डॉक्टर बन सकता है? लालटेन की रोशनी में वो अपनी किताब पढ़ता रहा। दिल में 4 कक्ष होते हैं। हर पन्ना पलटते वक्त उसे लगता था कि वो अपने सपनों के और करीब जा रहा है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। राजू नहीं जानता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके सपनों को हिलाकर रख देगा। अगली सुबह राजू हमेशा की तरह खेत पहुंचा। आज कुछ अलग बात थी। मुंशी जी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके साथ एक अजनबी आदमी भी खड़ा था जो शहरी कपड़े पहने हुए था। सभी मजदूर इधर आओ, मुंशी जी ने आवाज लगाई। राजू और बाकी मजदूर इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर परेशानी के भाव थे। सुनो सब लोग, मुंशी जी ने कहा, ये साहब शहर से आए हैं। इन्होंने मेरी जमीन खरीद ली है। अब यहां फैक्ट्री बनेगी। मजदूरों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। और हां, मुंशी जी ने आगे कहा, आज से काम बंद है, आप सब लोग अपना हिसाब ले जाइए। लेकिन साहब, एक बूढ़े मजदूर ने कहा, हमारा क्या होगा? हम यहीं तो काम करते थे। मैं क्या करूं, समय बदल रहा है, अब खेती में फायदा नहीं है, मुंशी जी ने बेरुखी से जवाब दिया। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रोज की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी खेत से आता था। बिना इस काम के वो कैसे अपना और अपनी मां का गुजारा करेगा? साहब,
कम से कम 1 महीने का नोटिस तो दे देते, राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा। मुंशी जी ने तिरछी नजर से उसे देखा। अरे ये तो वही राजू है ना जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है। अब पता चला कि सपने और हकीकत में क्या फर्क होता है। बाकी लोग चुप रहे, लेकिन राजू की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ अपनी बेइज्जती का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का गम था कि उसके सपने अब और भी दूर हो गए थे। घर पहुंचकर राजू ने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने उसे सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटे, कोई और काम मिल जाएगा, मां ने समझाया, लेकिन उसकी आवाज में भी चिंता थी। अगले कुछ दिन राजू काम की तलाश में गांव गांव भटकता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत काम मिलता भी था, वो इतना कम पैसा देता था कि घर चलाना मुश्किल था। 1 हफ्ते बाद राजू को पास के शहर में एक छोटी फैक्ट्री में काम मिल गया। वहां मजदूरी अच्छी थी, लेकिन राजू को रोज सुबह 4 बजे उठकर शहर जाना पड़ता था और रात 9 बजे घर वापस आना पड़ता था। इस नई दिनचर्या में राजू के पास पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा था। वो इतना थक जाता था कि घर आकर खाना खाने के बाद सीधे सो जाता था। राजू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मां ने एक दिन चिंता से पूछा। मां, पहले रोटी का जुगाड़ करना जरूरी है, पढ़ाई बाद में देखेंगे, राजू ने थके हुए स्वर में कहा। लेकिन अंदर ही अंदर राजू का दिल रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके सपने दूर से दूर होते जा रहे हैं। हर रोज फैक्ट्री में काम करते वक्त वो सोचता था कि कहीं वो भी बाकी मजदूरों की तरह पूरी जिंदगी यही काम करता रहे। एक दिन फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर का हाथ मशीन में फंस गया। खून बह रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। बाकी लोग घबरा गए थे, लेकिन राजू तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी किताब में पढ़े गए फर्स्ट एड के तरीकों को याद किया और मजदूर के घाव को कपड़े से बांधा। खून बहना रुक गया और मजदूर को होश आ गया। वाह राजू, तू तो डॉक्टर की तरह काम कर रहा है, फैक्ट्री के मालिक ने कहा। उस दिन राजू को एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उसके अंदर का डॉक्टर अभी भी जिंदा है। उसके सपने मर नहीं गए थे, बस छुप गए थे। रात को घर आकर राजू ने फिर से अपनी पुरानी किताब निकाली। लालटेन की रोशनी में उसने एक पन्ना पलटा। उसकी आंखों में फिर से वो चमक आ गई थी, लेकिन जिंदगी अभी और भी कई इम्तिहान लेने वाली थी। मानसून का महीना था। बारिश की बूंदें राजू के भी घर की टिन की छत पर गिरकर एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी। आज फैक्ट्री में छुट्टी थी, लेकिन राजू खुश नहीं था। उसकी मां पिछले 3 दिनों से बुखार में थी और तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मां, कुछ खा लो, राजू ने प्यार से कहा और एक कटोरी दलिया उनके पास रखा। नहीं बेटे, भूख नहीं है, मां ने कमजोर आवाज में कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें अंदर धंस गई थीं। राजू का दिल घबरा गया। उसने तुरंत फैसला किया कि मां को डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। सबसे पास का अस्पताल शहर में था, जो यहां से 30 किलोमीटर दूर था। मां, चलो शहर चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, राजू ने कहा। बेटे, इतने पैसे कहां हैं और अस्पताल का खर्चा, मां ने चिंता से कहा। मां, आप चिंता मत करिए, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, राजू ने हिम्मत से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी परेशान था। उसके पास महज 1,500 रुपए थे, जो उसने मुश्किल से बचाए थे, लेकिन मां की जान से ज्यादा कीमती उसके लिए कुछ भी नहीं था। अगली सुबह राजू अपनी मां को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें टाइफाइड है और कम से कम 1 हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहना होगा। कुल खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? राजू ने घबराते हुए पूछा। कम से कम 15,000 रुपए, डॉक्टर ने कहा। राजू के होश उड़ गए। 15,000 रुपए? वो कहां से लाएगा इतने पैसे? उस रात अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि वो अपनी मां को नहीं बचा पाएगा। सारे सपने, सारी मेहनत, सब कुछ बेकार लग रहा था। तभी उसे मास्टर जी दिखे, जो अस्पताल से निकल रहे थे। राजू, तुम यहां क्या कर रहे हो? मास्टर जी ने पूछा।
राजू ने रोते हुए सारी बात बताई। मास्टर जी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो कुछ इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन मास्टर जी कुछ पैसे लेकर आए, लेकिन वो भी काफी नहीं थे। राजू ने फैक्ट्री के मालिक से एडवांस मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजू बेटे, उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरा समय आ गया है। मां, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे, राजू ने आंसू पोंछते हुए कहा। उस रात राजू अस्पताल के गलियारे में टहलते हुए सोच रहा था। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसके पास एक पुराना सोने का कंगन था जो उसकी दादी का था। मां ने कहा था कि यह आपातकाल के लिए रखा थी। राजू ने तुरंत वो कंगन निकाला और सुनार की दुकान पर बेच दिया। उसे 10,000 रुपए मिले। बाकी पैसों का इंतजाम उसने यहां वहां से उधार लेकर किया। एक हफ्ते बाद उसकी मां ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज शुरू हो गया, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं हुई। घर वापस आते वक्त मां ने राजू से कहा, बेटे, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन अपने सपनों को मेरे लिए मत खत्म करना। मां, आप ही तो मेरे सबसे बड़े सपने हैं, राजू ने जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर राजू जानता था कि अब वो और भी मुश्किल हालात में फंस गया है। उस पर कर्जा चढ़ गया था, पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे और डॉक्टर बनने का सपना और भी दूर हो गया था। रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर राजू ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी मुझसे मेरे सपने छीनना चाहती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो मेरी तरह गरीब हैं और इलाज नहीं करा सकते। उस रात राजू को एहसास हुआ कि सच्ची मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनों की सेवा के लिए भी होती है। और शायद यही बात उसके सपनों को एक नई दिशा देने वाली थी। 3 महीने बीत गए थे। राजू की जिंदगी एक ही रूटीन में फंस गई थी। सुबह फैक्ट्री जाना, शाम को घर आना और कर्जा चुकाने के लिए हर पैसे की गिनती करना। उसके पास अब पढ़ाई के लिए न तो समय था और न ही पैसे। एक दिन फैक्ट्री में काम के दौरान राजू ने देखा कि मालिक कुछ शहरी लोगों से बात कर रहा है। उनकी बात सुनकर राजू का खून खौल उठा। हां साहब, यहां के मजदूर बहुत सीधे साधे हैं। इन्हें पता भी नहीं चलता कि हम इनकी कितनी सैलरी काट लेते हैं। ESI, PF के नाम पर पैसे काटते हैं, लेकिन जमा कभी नहीं करते, फैक्ट्री मालिक हंसते हुए कह रहा था। राजू की मुट्ठियां भिंच गईं। अब उसे समझ आया कि क्यों उसकी सैलरी से इतने पैसे कटते थे। उसे यह भी पता चला कि मजदूरों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था। शाम को घर पहुंचकर राजू ने इस बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि दसियों मजदूरों की मेहनत की कमाई चुराई जा रही थी। अगले दिन राजू ने दूसरे मजदूरों से बात की। सबका यही हाल था। सब लोग परेशान थे, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राजू, तू कुछ मत कर, काम चला जाएगा तो हम सबकी रोजी रोटी का क्या होगा, बूढ़े रामू काका ने समझाया। काका, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग हमारा और शोषण करेंगे, हमारे बच्चे भी यही करते रहेंगे, राजू ने जवाब दिया। उस रात राजू ने फैसला कर लिया। उसने अपनी थोड़ी सी पढ़ाई का इस्तेमाल करके एक पत्र लिखा। उसमें सारे गलत काम की जानकारी थी जो फैक्ट्री में हो रहे थे। अगली सुबह राजू सबसे पहले लेबर ऑफिस गया। वहां उसने अधिकारी को सारी जानकारी दी और अपना पत्र भी दिया। बेटे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब सच है तो इस फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई होगी, अधिकारी ने कहा। सर, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। हम मजदूर भी इंसान हैं, हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, राजू ने कहा। 3 दिन बाद लेबर ऑफिस की टीम फैक्ट्री में छापा मारने आई। फैक्ट्री मालिक को पता चल गया कि राजू ने शिकायत की है। तूने हमारे साथ गद्दारी की है, मालिक ने राजू को धमकाया। अब तेरा काम खत्म। और सुन, मैं सभी फैक्ट्री मालिकों को बता दूंगा कि तू परेशानी करता है, तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। राजू डरा नहीं। साहब, गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना गद्दारी नहीं, फर्ज है। लेकिन मालिक की धमकी सच निकली। राजू को आसपास कहीं भी काम नहीं मिला। सभी फैक्ट्री मालिकों ने उसकी काली सूची बना दी थी। घर की हालत बिगड़ती गई। कर्जा चुकाने का समय आ गया था,
लेकिन राजू के पास पैसे नहीं थे। साहूकार रोज घर आकर धमकी देते थे। मां, मैंने गलत किया क्या? राजू ने एक दिन परेशान होकर पूछा। नहीं बेटे, तुमने बिल्कुल सही किया। सच के साथ खड़े रहना कभी गलत नहीं होता, मां ने समझाया। लेकिन सच के साथ खड़े रहने की कीमत भारी थी। राजू के सपने अब और भी धुंधले हो गए थे। एक दिन जब राजू परेशान होकर घर के बाहर बैठा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पास के खेत में कुछ लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे। राजू ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। फैक्ट्री की जांच के बाद अब हमें सही सैलरी मिल रही है, एक मजदूर कह रहा था। हाँ यार, उसकी वजह से हमारे ईएसआई, पीएफ के पैसे भी वापस मिले बेटा। हैं, दूसरा कह रहा था। लेकिन बेचारे राजू का क्या हुआ? उसे कहीं काम नहीं मिल रहा, तीसरे ने चिंता जताई। राजू के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। कम से कम उसकी वजह से दूसरे लोगों का भला तो हुआ था। तभी रामू काका ने आवाज लगाई, अरे राजू इधर आ। राजू उनके पास गया तो देखा कि वहां सभी मजदूर इकट्ठे हैं। राजू बेटे, रामू काका ने कहा, हम सब ने मिलकर फैसला किया है। तूने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, अब हमारी बारी है तेरी मदद करने की। सभी मजदूरों ने अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले और राजू को दिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? राजू की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, तू डॉक्टर बनना चाहता है ना? ये पैसे ले और अपनी पढ़ाई शुरू कर, रामू काका ने कहा। राजू के सामने एक नई राह खुल गई थी। उस दिन जब राजू के हाथ में सभी मजदूरों का प्यार और विश्वास थमा था तो उसे लगा था कि जिंदगी में पहली बार कोई चमत्कार हुआ है। कुल पैसे ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 12,000 रुपए, लेकिन हर रुपए में इतना प्यार था कि राजू की आंखें भर आई थीं। मैं इन पैसों को कभी भूल नहीं सकूंगा, राजू ने सबका धन्यवाद करते हुए कहा था। अगले दिन राजू मास्टर जी के पास गया। श्याम सिंह जी ने जब सारी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई। राजू, तुमने जो काम किया है वो किसी डॉक्टर के काम से कम नहीं है। तुमने 10 परिवारों का इलाज किया है, मास्टर जी ने कहा। लेकिन सर, अब आगे क्या करूं? पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन कैसे लूं? मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रास्ते निकाले हैं। शहर में एक एनजीओ है जो गरीब लेकिन होनहार बच्चों की मदद करती है। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की है। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कल शहर चलना होगा, उनसे मिलना होगा, मास्टर जी ने आगे कहा। अगले दिन राजू शहर गया। एनजीओ का नाम था उम्मीद फाउंडेशन। वहां की डायरेक्टर सुमित्रा मैडम एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। राजू, मास्टर जी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारी कहानी सुनकर हमें लगा कि तुम सच में मदद के हकदार हो, सुमित्रा मैडम ने कहा। मैडम, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, राजू ने सादगी से कहा। राजू, हम तुम्हारी फीस और रहने खाने का इंतजाम करा देंगे, लेकिन एक शर्त है। राजू घबरा गया। क्या शर्त है मैडम? तुम्हें हर छुट्टी में अपने गांव आकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना होगा, फ्री चेकअप करना होगा। क्या मंजूर है? राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। जी हां मैडम, बिल्कुल मंजूर है। उसी महीने राजू का एडमिशन शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। पहले साल की फीस एनजीओ ने दे दी। राजू को एक छोटा सा कमरा भी मिल गया था जहां वो रह सकता था। कॉलेज के पहले दिन जब राजू क्लास में गया तो उसे लगा कि सपना सच हो गया है। वो किताबों से घिरा था, चारों तरफ मेडिकल के चार्ट लगे थे और प्रोफेसर मानव शरीर के बारे में समझा रहे थे। आज से तुम सब डॉक्टर बनने की राह पर हो, लेकिन याद रखना, डॉक्टर बनना सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, यह सेवा का पेशा है, प्रोफेसर ने कहा। राजू ने मन में सोचा, सर, मैं पहले से ही सेवा का मतलब समझ गया हूं। पढ़ाई में राजू बहुत अच्छा था। उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रोफेसर भी खुश थे। लेकिन राजू ने अपना वादा नहीं भूला था। हर छुट्टी में वो अपने गांव आता था, अपनी थोड़ी सी जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता था। उसने गांव में एक छोटा सा मेडिकल कैंप भी शुरू किया था। अरे राजू डॉक्टर आ गया, गांव के लोग उसे देखकर खुशी से कहते थे। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, राजू मुस्कुराते हुए कहता था।
एक दिन उसी फैक्ट्री का मालिक बीमार पड़ा। उसे दिल का दौरा पड़ा था। राजू उस समय गांव में था। लोगों ने उसे बुलाया। राजू बिना कुछ सोचे दौड़कर गया। उसने तुरंत सीपीआर दिया और मालिक की जान बचाई। होश आने पर मालिक ने राजू को पहचाना। तू वही राजू है जिसे मैंने नौकरी से निकाला था? जी हां साहब, राजू ने सादगी से कहा। तूने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया था। मालिक की आंखों में आंसू थे। साहब, डॉक्टर के लिए मरीज सिर्फ मरीज होता है, अच्छा या बुरा नहीं कहता है। राजू ने जवाब दिया। उस दिन फैक्ट्री मालिक को एहसास हुआ कि राजू कितना महान इंसान है। उसने राजू से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वो अपने मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। 4 साल बाद राजू ने एमबीबीएस की डिग्री पूरी की। उसके गांव में जश्न मनाया गया। सभी मजदूरों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया था। अब तो तू असली डॉक्टर बन गया, रामू काका ने गर्व से कहा। काका, यह सिर्फ शुरुआत है, अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, राजू ने जवाब दिया। डॉक्टर राजू, अब गांव के लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे। एमबीबीएस पूरी करने के बाद राजू के सामने कई रास्ते थे। शहर के बड़े अस्पतालों में अच्छी नौकरी के ऑफर आ रहे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने के भी मौके थे। लेकिन राजू का फैसला सबको हैरान कर देने वाला था। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, राजू ने एनजीओ की डायरेक्टर सुमित्रा मैडम से कहा। लेकिन राजू, वहां तुम्हारे टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। शहर में रहकर तुम ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हो, मैडम ने समझाया। मैडम, मेरे गांव और आसपास के 30 गांवों में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है। लोग छोटी सी बीमारी के लिए भी शहर आने को मजबूर हैं। मैं वहीं की जरूरत हूं, राजू ने दृढ़ता से कहा। 3 महीने बाद राजू अपने गांव वापस आ गया। उसने अपने घर का ही एक हिस्सा छोटे से क्लिनिक में बदल दिया था। दीवारों पर मेडिकल चार्ट लगे थे, एक छोटी सी टेबल, कुछ दवाइयां और एक स्टेथोस्कोप। यही था डॉक्टर राजू का पूरा सेटअप। पहले दिन ही उसके क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब लोग डॉक्टर राजू से मिलना चाहते थे। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी है? एक बूढ़े किसान ने पूछा। काका, जितना आप दे सकें। अगर कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बात आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग राजू के पास आने लगे। कुछ पैसे देते थे, कुछ अनाज लेकर आते थे और कुछ खाली हाथ भी आते थे। राजू सबका इलाज समान भाव से करता था। 6 महीने में ही राजू ने देखा कि उसके इलाके में शिशु मृत्यु दर काफी कम हो गई है। लोग अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर नहीं जाते थे। लेकिन राजू को लगा कि सिर्फ इलाज करना काफी नहीं है, बीमारी को रोकना ज्यादा जरूरी है। उसने हर महीने स्वास्थ्य जागरूकता कैंप शुरू किया। गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताता था, औरतों को पोषण के बारे में समझाता था। साफ पानी पीना, हाथ धोना और संतुलित खाना खाना, ये 3 चीजें आधी बीमारियों को रोक देती हैं, राजू अपने लेक्चर में कहता था। 1 साल बाद राजू के काम की खबर जिले के कलेक्टर तक पहुंची। कलेक्टर साहब खुद गांव आए राजू से मिलने। डॉक्टर राजू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार आपकी मदद करना चाहती है, कलेक्टर साहब ने कहा। सर, बस एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी दिला दीजिए, मैं इसे अपने खर्चे से चलाऊंगा, राजू ने निवेदन किया। 3 महीने बाद राजू को मंजूरी मिल गई। अब उसके पास एक छोटा सा अस्पताल था जहां 4 बेड थे, एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था और 2 नर्स भी थीं। इस बीच राजू की शादी भी हो गई थी। प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो राजू के सपनों को समझती थी। वो भी राजू के काम में हाथ बंटाती थी। राजू, कभी कभी लगता है कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आप शहर में रहकर अच्छी जिंदगी बिता सकते थे, प्रिया ने एक दिन कहा। प्रिया, कुर्बानी वो होती है जो मजबूरी में करनी पड़े। मैंने जो किया है वो मेरी खुशी से किया है। मेरी खुशी इसी में है कि लोगों के दुख कम हो सकें, राजू ने जवाब दिया। 5 साल बाद राजू के अस्पताल की पहुंच 50 गांवों तक हो गई थी।
उसने 3 और डॉक्टरों को अपने साथ जोड़ा था। एक मोबाइल वैन भी थी जो दूर दराज के गांवों में जाकर इलाज करती थी। एक दिन वही फैक्ट्री का मालिक राजू के पास आया। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल के लिए मैं 10 लाख रुपए का डोनेशन देना चाहता हूं। नेहा कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक शर्त है। राजू ने कहा, कौन सी शर्त? यह पैसा उन मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा जिनका आपने शोषण किया था। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। जी हां डॉक्टर साहब, बिल्कुल। राजू ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गरीब बच्चों के लिए। उसका सपना था कि गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बने। एक शाम राजू अपने पुराने घर की छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसकी मां उसके पास आकर बैठ गई। बेटे, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुमने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ, लेकिन तुमने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, सैकड़ों लोगों के सपने भी पूरे किए हैं, मां ने कहा। मां, ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ करना है, राजू ने कहा। उस रात राजू को एहसास हुआ कि अधूरी चाहतें कभी कभी पूरी चाहतों से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वो हमें लगातार कुछ नया करने की प्रेरणा देती रहती हैं। तो यह थी डॉक्टर राजू की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। आज रात जब आप सो रहे होंगे तो शायद आपको लगे कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कई राजू हमारे आसपास मौजूद हैं जो चुपचाप अपनी मेहनत से दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते, वो सिर्फ सच्चे या झूठे होते हैं। गरीबे के सपने सच्चे हैं, अगर उनमें दूसरों की भलाई का जज्बा है तो वो जरूर पूरे होते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सिर्फ आपके लिए हैं या दूसरों के लिए भी? राजू ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन जब वो डॉक्टर बना तो उसका सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन गया। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कमजोरी से आती है। राजू की गरीबी उसकी कमजोरी थी, लेकिन यही गरीबी उसे दूसरे गरीब लोगों की मदद करने की प्रेरणा भी देती रही। जब राजू ने फैक्ट्री मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे पता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसने फिर भी सच का साथ दिया। यही बात उसे एक आम इंसान से हीरो बनाती है। आज के जमाने में जब हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राजू जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में छुपी होती है। राजू अगर चाहता तो शहर में रहकर अच्छी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने अपने गांव के लोगों की सेवा को चुना। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि राजू के सपने अभी भी अधूरे हैं। वो अभी भी नए सपने देख रहा है, नए लक्ष्य बना रहा है। उसके लिए जिंदगी एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। शायद यही है अधूरी चाहतों की खूबसूरती। वो हमें रुकने नहीं देती, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में कुछ भी पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें तो अपने सपनों के बारे में सोचिएगा। सोचिएगा कि आपकी अधूरी चाहतें क्या हैं और आप उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, हर दिन एक नई उम्मीद का नाम है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और अगली कहानी तक अपनी थकी आंखों को मीठी नींद में खो जाने दीजिए, क्योंकि सपने वहीं देखे जाते हैं जहां दिल में उम्मीद होती है, और उम्मीद हमेशा नई सुबह का इंतजार करती है। शुभ रात्रि थे।